नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये झारखंड से आई हुई है। ये कहानी जो हमें शेयर किए हैं, उनका नाम है ओम प्रकाश। पेशे से ट्रक ड्राइवर के काम करते हैं। इनके साथ में जो घटना घटी थी साल 2005 में। तो चलिए, इस मज़ेदार कहानी को, डरावनी कहानी को मैं तो खुद सुनाने के लिए बेचैन हूँ। मुझसे तो रहा ही नहीं जाता है। इतनी डरावनी, खौफनाक कहानी और मज़ेदार भी है। तो देरी नहीं करते हैं, इस कहानी की तरफ हम चलते हैं ओम प्रकाश जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं झारखंड के दुमका जिला का रहने वाला हूँ, एक छोटे से गांव का। और मैं एक मेरा साथी जिसका नाम है सुधीर, हम दोनों ही ट्रक ड्राइवरी का काम सीख रहे थे। एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी था और अलग अलग हम ट्रक पर काम करते थे। और रोज़ शाम को हम ट्रांसपोर्ट ऑफिस में मिलते थे। तुमने क्या सीखा भाई, हमने क्या सीखा, आपस में मिलकर के हम बैठते थे, बात करते थे। उसका जो कहना था ना, सुधीर का, कि मैं जल्द से जल्द ये काम को सीख लेना चाहता हूँ। तो मैं भी कहने लगा कि हाँ, मुझे भी अब इस काम की ज़रूरत है। मैं भी ड्राइवर बनना चाहता हूँ। मैं पूरा देश दुनिया घूमना चाहता हूँ। भारतवर्ष में अपना ट्रक लेकर जाना चाहता हूँ। इस तरह की हम बातें किया करते थे। लेकिन हम दोनों अलग अलग ट्रक पर काम करते थे। और कमाल की बात थी, हमारा गांव और उसका गांव बिल्कुल आस पास में था, ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ये भी एक अब अलग से संजोग था। इसलिए हमारी दोस्ती जो थी ना, बहुत गाढ़ी हो चुकी थी। हाँ, कई बार ऐसा होता था कि हम दोनों आपस में मिल नहीं पाते थे। खैर, जैसे भी हम लोग बात करते हुए काम सीखते रहे और आखिरकार हम दोनों को दोनों ट्रक ड्राइवर बन चुके थे। वक्त लगा था, टाइम लगा था, कुछ परेशानियां भी हुई थी, लेकिन वो भी एक सक्सेस ट्रक ड्राइवर बन चुका था सुधीर, और मैं भी ट्रक ड्राइवर बन चुका था। अब इसके बाद हम एक मोड़ पर मिलते हैं, एक चाय की दुकान पर, जब मैं देखता हूँ कि सुधीर एक ट्रक के पास में खड़ा हुआ है। काफ़ी सालों के बाद में मैं उसको देख करके बड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त था, एक तरह से एक गांव का पड़ोसी भी था, और हम लोग एक ही साथ ट्रक का काम सीखे हुए थे। मैं उसको देख करके बड़ा खुश हो जाता हूँ। वो भी मुझे देख करके बहुत प्रसन्न होता है। हम दोनों मिलते हैं और चाय पानी हम लोग दोनों पीने लगते हैं। और तब मैं पूछता हूँ कि किसका ट्रक चला रहा है। मैं तो एक ऐसे ही ट्रक चला रहा था, बहुत पुराना ट्रक था, और उसकी ट्रक जो थी ना, बिल्कुल नया लग रही थी। छोटा ही ट्रक था, लेकिन था नया। मैंने पूछा उससे कि तुम किस कंपनी का ट्रक चला रहे हो या किसी मालिक का चला रहे हो। मैं तो एक मालिक का चला रहा था। मुझे लगा कि ये भी किसी मालिक का ट्रक चला रहा होगा। और तब वो शान से कहता है कि नहीं, किसी मालिक का नहीं, ये खुद का अपना ट्रक है। सच कहूँ ना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ ही नहीं कि मेरे साथ में काम करने वाला वो भी गरीब परिवार का था और मैं भी गरीब परिवार का। इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? ये नया ट्रक खरीदने का मैं तो सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बात तो सही थी, ट्रक उसी का था। मैं पूछने लगा, भैया तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है या कोई गड़ा हुआ खजाना तुम्हें मिल गया है? और तब वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, कुछ ऐसा ही समझ लो। खैर, मैं उसकी खुशी देख करके बहुत खुश था कि चलो, लड़का ने मेहनत किया और अपनी संपत्ति बना ली। मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, अब मुझे सैलरी के अलावा तो कुछ मिलता ही नहीं है। मैं बहुत परेशान था उसकी खुशी को देख करके। मैं भी सोच रहा था कि काश मेरे पास में ऐसा कुछ धन आ जाता, कुछ ऐसी बात बन जाती कि मैं भी एक ट्रक का मालिक बन जाता। लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और इसके बाद मैं 6 महीने के बाद अपने घर लौटता हूँ। 6 महीने के बाद मतलब वहाँ से जो कहानी ख़त्म होती है ना, और इसके बाद मैं अपना ट्रक जमा करके अपने घर में लौटता हूँ। घर में कुछ ऐसे ही शादी का फंक्शन था और महीना दिन का टाइम लगना था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने घर पर टेंशन से मुक्त रहूं, और इसलिए मैं नौकरी छोड़ छाड़ करके आ गया था। क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं
नौकरी नहीं छोड़ पाऊँगा तो जो मालिक है मुझे बेचैन करता रहेगा, अपने आदमी भेजता रहेगा कि जाओ ओम प्रकाश के बुला के लाओ, क्योंकि वो भी ट्रक था हमारे गांव से थोड़ी दूरी का ही था। तो मैं जानता था कि वो मेरे जीना हराम कर सकता है। अब मैं अपना घर का शादी देखूं या फिर उसका काम देखूं, दो में से कोई भी एक ही हो सकता था। तो मैं अपना शादी का जो घर में फंक्शन चल रहा था उसके काम में लग चुका था। निश्चित था कि नौकरी क्या है, ट्रक ड्राइवर की नौकरी तो बहुत सारी मिल जाएगी, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी पैसा कौन सा वक्त पर देता था, रो पीट के पैसा सैलरी देता था। मैं इससे नाखुश भी था। मैं सोचा कि चलो अच्छा हुआ इसकी नौकरी मैंने छोड़ दिया। मैं निश्चित होकर के अपने घर में जो शादी ब्याह का चल रहा था फंक्शन, उसमें अपना सम्मिलित होता हूँ और पूरा 1 महीना निकल जाता है। जब हमारी शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, मेरे जो चचेरी बहन थी उसकी अब घर से विदा हो जाती है, और तब मुझे थोड़ा अब रिलैक्स महसूस होता है। ऐसा लगा कि अब एक बोझ हट चुका है, अब मैं आराम से आज़ाद हूँ और कहीं भी आ जा सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे आज़ादी तो नहीं मिलने वाली। मैं एक इतने बड़े परेशानी में फंसने वाला हूँ जिसका अंदाज़ा मैं लगा ही नहीं सकता था। वही दोस्त जो नया ट्रक खरीदा था, अब वो मेरे घर पर आ जाता है। उसके पैर सही सलामत नहीं थे, एक पैर फ्रैक्चर हुआ था, रोड लगी हुई थी और बैसाखी पर चलता था। जब मैं उसकी हालात देखता हूँ ना, मैं खुद हैरान हो गया। अरे सुधीर, ये तुम्हारा क्या हुआ? क्या कोई ट्रक का एक्सीडेंट होकर हो गया क्या? तब कहता है कि हाँ दोस्त, ऐसा ही समझ लो, मैं एक्सीडेंट कर गया था, लेकिन जान बच गई मेरे दोस्त। मैं देखा उसका चेहरा का, अब वहाँ पर भी कुछ दाग धब्बे, बड़ा बेकार सा लग रहा था। ये ड्राइवरी का लाइन ऐसा ही होता है, आग झपकी और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। अब मैं अभी इन चीज़ों को जानता था, समझता था कि जो सुबह का वक्त होता है ना, 3 से लेकर के 5 बजे तक का, ड्राइवर चाहे कितना भी अपने आप का कंट्रोल करे, नींद आ ही जाती है, मुझे भी आती है। लेकिन उस टाइम अपने ट्रक को रोकता हूँ, आराम से थोड़ा घूमता फिरता हूँ, टहलता हूँ, पानी का चेहरे पर उछालता हूँ, थोड़ा सा चेहरा साफ करता हूँ, और तब जाकर मैं फ्रेश महसूस करता हूँ, और तब अपना ट्रक मैं आगे बढ़ाता था। मैं समझता था ऐसा हर ड्राइवर के साथ में होता है जो रात को सफ़र करते हैं। मैं पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ, लेकिन वो खुलकर के नहीं बताया कि बस संजोग मान लो और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब देखो, रॉड लगी हुई है और डॉक्टर का कहना है कि तुम्हें तो आराम करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास स्पेशल आया हूँ। मैं पूछने लगा, मैं समझा कि कोई मदद मांगने आया होगा, पैसा कौड़ी का। हम लोग भी गरीब परिवार से थे, मध्यम, अब समझ सकते हो, हमारे पास में तो अभी जस्ट ही शादी हुई थी, चचेरी बहन विदा होकर गई, अब हमारा हाथ तो खाली था। मुझे लगने लगा कि ये पहली बार मेरे पास में आया है, अगर कोई मदद मांगेगा तो मैं कैसे मना करूँगा। मैं यही सब सोच रहा था कि ज़रूर इसके पास में पैसे की कमी होगी, और तभी मेरे पास में आया। लेकिन वो पैसा का नाम भी नहीं लेता है। कहता है, ओम प्रकाश, तुम तो अभी खाली हो गया ना। मैंने बोला, हाँ, वो पिछला ट्रक मैंने छोड़ दिया, और जानते हो हमारे घर में शादी था, चचेरी बहन की शादी था, तो उसमें मैं एक तरह से फंसा हुआ था। हाँ, अब वो अपने घर चली गई, अब मैं जा रहा हूँ दूसरा, देखता हूँ कोई अच्छे से मालिक को पकड़ूंगा और उसी का ट्रक चलाऊंगा। और तब वो कहने लगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा ही ट्रक चलाओ। मैं अब सुधीर की तरफ देखने लगता हूँ। क्या कह रहे हो तुम अपना ट्रक अब खड़ा कर रखे हो? मेरे मुंह से तो आवाज़ नहीं निकल पाई, इतना तेज़ी से वो बोला था कि तुम मेरा ही ट्रक चलाओ। मुझे विश्वास नहीं था कि वो अपना ट्रक मुझे देगा। मैं कहने लगा, भाई देखो, हम दोस्त हैं, और दोस्त में दूरी थोड़ा बढ़ना भी चाहिए। इसमें देखो, मैं चाहूँगा कि तुम्हारे पास में ये ट्रक ना चलाऊँ। मैं अपनी मजबूरी बताने लगा कि देखो, हम दोस्त की तरह रहते थे और आज भी दोस्त हैं। अब थोड़ा सा अब यहाँ पर मामला अलग हो जाएगा, मालिक नौकर का बात आ जाएगी, और फिर वो दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहता हूँ भाई, मालिक बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से आप काम करो, और जो भी प्रॉफिट हो उसमें हम अब कर लेंगे हिसाब से। गाड़ी का खर्चा निकाल करके
और जो भी हिस्सा उसमें दोनों आपस में बांट लेंगे। मैं इस बात पर थोड़ा सोचने लगा था कि बात तो सुधीर सही कह रहा है। मैं हिसाब लगाने लगा तो मुझे लगा कि सैलरी से मैं ज़्यादा कमा लूँगा। आखिरकार मैं अपने परिवार से सलाह लेता हूँ। परिवार भी कहता है कि ठीक है, एक बार करके देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो करते रहना, हाँ नहीं तो छोड़ देना, कोई और ट्रक पकड़ लेना, कोई तुम्हें बांध के थोड़ी रखेगा सुधीर। आखिरकार मैं सुधीर का ये प्रस्ताव को मान लेता हूँ। अब मैं खुश था। सुधीर के साथ में क्या एक्सीडेंट हुआ था, उसके साथ में कैसे क्या हुआ था, वो कभी खुल के बताया नहीं था। और इतनी जल्दी उसने नया ट्रक कैसे खरीद लिया था, कहाँ से पैसा आया था, कैसे जुगाड़ किया था, मैं जान ही नहीं पाया था। मैं कई बार उसे पूछा भी था, जब भी मिलता था तो मैं उससे पूछता था कि भाई वो तरकीब तो बता दो, मैं भी एक ट्रक खरीदना चाहता हूँ, कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, तब वो मेरी तरफ देख करके हंसने लगता था और कहता था कि भाई ये काम बड़ा जोखिम भरा है, तुम रहने ही दो, जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो। अब ये बात खुल करके तो बोलता नहीं था। अब मैं समझता था कि ये भेद है ना, मुझे बताना नहीं चाहता। ज़रूर इसके रिश्तेदार के पास में किसी के पास मोटी रकम होगी। अब मोटी रकम अभी इस पर ट्रक पर लेने में खर्च किया होगा। मुझे ऐसा लगा कि ब्याज ज़्यादा होगा, ब्याज दे रहा होगा, इसलिए मुझे मना कर रहा है। अंदर की बात मुझे कुछ भी पता नहीं था। ट्रक मिलने के बाद मैं बहुत खुश हो गया था। अपना पैसे से तो मालिक बन नहीं पाया था, ना मैं ट्रक खरीद पाया था, लेकिन आज मुझे एहसास होने लगा कि मैं सचमुच का ट्रक का मालिक बन गया हूँ। मैं खुश था। इसके बाद मैं ट्रक पर अब काम करने लगा था, बहुत मेहनत करने लगा। कोई भी ऐसा चक्कर छोड़ता नहीं था जो मुझे मिल जाए, बस पैसे मिलना चाहिए था। लगभग 1 महीना ट्रक पर जम करके मैं काम करता हूँ। और जब मैं उसके पास में आता हूँ, सुधीर के पास में, सब कुछ हिसाब किताब होता है, तो एक मोटी रकम मेरे हाथ में आती है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतना पैसा कमा भी सकता हूँ, लेकिन एक सच था। वो मेरी मेहनत थी, जो मैं दिन रात पसीना बहाया ट्रक में, और आखिरकार उसका मुझे फल मिलता है। हाँ, लेकिन जो सुधीर था ना, वो मेरी तरफ देखता रहता था, घूरता रहता था। मैं उससे पूछता रहता था कि तुम ऐसे क्या देखते रहती हो? अरे वही मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम आज अलग हो और आज मैं अलग हूँ। वो कुछ मुझसे जानकारी लेना चाहता था, जिसे पूछना चाहता था, लेकिन कोई डर था जो उसके अंदर में चल रहा था। हाँ, मेरे से वो खुल करके बात करता नहीं था, बस ऐसे ही बोलता था तुम्हारी सेहत वगैरह सही है ना, तबीयत वगैरह सब ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो ट्रक चलाने में तो नहीं आ रही है ना। हाँ, मैं कहने लगा मुझे क्या दिक्कत, तुम तो जानते हो मैं जब एक बार अब स्टीयरिंग संभाल लेता हूँ तो मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मुझे क्या दिक्कत, मुझे क्या परेशानी, देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल सही हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हाँ, तब वो शायद उसको आश्चर्य लगता होगा। पीछे की कहानी जब मुझे मालूम हुआ था ना, हाँ, तब मैं समझ गया था कि सुधीर मुझे ऐसा क्यों सवाल पूछता था, ऐसा क्यों मेरी तरफ घूर कर देखता रहता था। खैर, ये आगे कहानी है, मैं आगे बताता हूँ। अभी जो इसके बाद में तो जब इतना पैसा आ जाता है, वो भी हिस्से का, ट्रक का हिस्सा काट लिया जाता है, अब फिर दोनों हिस्सा बराबर हो जाता है, आधा सुधीर के पास और आधा मेरे पास में। सुधीर भी खुश और मैं भी खुश। इसके बाद घर पर आता हूँ, अपने परिवार को पैसा देता हूँ तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं। कहने लगे देखो बेटा, ये काम तुम छोड़ना नहीं, देखो इसमें सही तुम्हारी कमाई कितनी गुनी बढ़ चुकी है। अगर तुम किसी के पास ड्राइवरी करते तो इतना पैसा तो कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता था। अब वाकई मेरे परिवार वाले भी सही कह रहे थे, और मेरा सुधीर दोस्त भी वो कह रहा था कि इतना पैसा कभी तूने सोचा था कि तुम 1 महीने में कमा पाओगे? वाकई मुमकिन नहीं था। मैं भी खुश था। और उसके बाद मैं फिर ट्रक पर सवार हो जाता हूँ। जो भी मुझे चक्कर मिलता है, मैं एक बार निकलता था ना तो 15 दिन, महीना दिन पर मैं लौटता था, और लौटता था तो 4-5 दिन घर पर आराम करता था, एकदम शरीर को
जो थकान थी उसको मिटाता था मैं। ऐसा ही मैं करता था। हाँ, फिर मैं अपने एक नए सफ़र पर निकल चुका था, राजस्थान की साइड में। वो रात मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। ऐसा था कि अंधेरी रात नहीं थी, पूरन पूर्णमासी की रात थी। चांद बड़ा सा नजर आ रहा था। मेरे ट्रक पर जो माल था ना, राजस्थान साइड का था। अब बीच बीच में कई जगह का माल मुझे मिलता रहा, वहाँ पर छोड़ता रहा, और आखिरकार जब दिल्ली पहुँचता हूँ तो दिल्ली से राजस्थान का माल मुझे मिल जाता है। मुझे क्या, आप कहीं पर भेजो, पैसा मिलना चाहिए। अब मैं खुशी खुशी अब चल पड़ता हूँ, राजस्थान के इलाके में पहुँच जाता हूँ। पूर्णमासी की रात थी और टाइम भी अच्छा खासा हो चुका था, आधी रात का आसपास का टाइम था। अचानक मुझे नींद का झोंका आने लगा। ऐसी मेरी आदत नहीं थी कि मैं 12 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास सो जाऊं। झटका मुझे नींद का लगता था 3 बजे के आसपास, सुबह का 3 जब बज जाता था ना, तब मुझे नींद का एहसास होता था। आंखें बंद होने लगती थी, लेकिन अभी तो आधी रात हुई थी। ये कैसे हो सकता है? अपने आप को संभालता हूँ, लेकिन नींद इतनी बढ़ती जाती है, झोंका आंखों पर, आंखें के पलकें बंद होने लगती है, भारी होने लगती है। मुझे लगा कि नहीं नहीं, ऐसे तो ट्रक चलाना सही नहीं है। या तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता हूं, या फिर सामने वाले का नुकसान पहुंचा सकता हूं। नुकसान दोनों तरफ का होगा। अब मैं ऐसा कभी करना भी नहीं चाहता था। मैं देखने लगा कि ऐसी कौन सी जगह पर मैं अपनी गाड़ी रोकूं, जहां पर गाड़ी रुकने का सही स्थान हो और कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो, आने जाने वाले को कोई दिक्कत भी ना हो। आखिरकार एक स्थान मुझे खुला नजर आता है। तब तक नींद ऐसा लग रहा था कि पूछो मत। दिल तो कर रहा था कि ब्रेक मारो और जहाँ ट्रक है बस खड़ा हो गई और उसके बाद सो जाओ। ऐसा ही मेरी हालत हुई पड़ी थी, नींद के मारे आंखें एकदम बोझिल हुई पड़ी थी। अब मैं उस जगह पर ट्रक रोक देता हूँ और इसके बाद मेरा मन कर रहा था कि बस लेट जाओ और कुछ देखना नहीं है। मैं ऐसा भी सोचा था कि चलो आगे निकल करके थोड़ा सुबह का टाइम हो जाएगा, तब मैं अपना ट्रक किसी ढाबे पर रुकूंगा और तब मैं आराम करूंगा। लेकिन नींद का झोंका इतना तेज तेज आ रहा था कि मैं गाड़ी चलाने का रिस्क ले ही नहीं सकता था। और आखिरकार मैं अपने ही ट्रक पर स्टीयरिंग पकड़े पकड़े सो जाता हूँ। लेकिन सुरक्षित जगह था। वो जगह इसलिए सुरक्षित था कि वहाँ से दूसरी ट्रकें और गाड़ियाँ आराम से अब निकल सकती थी। अब हमें कोई टकराने का, ऐसा दुर्घटना होने का कोई मतलब नहीं था। अब मैं कब मुझे नींद आ जाती है मुझे कुछ पता भी नहीं चलता है। अचानक एक ऐसी बदबू और ऐसी खुशबू भी कह सकते हैं, मिली जुली दोनों चीज़ मेरे नाकों में महसूस होती है। एक बदबू ऐसा लग रहा था कि आसपास में कहीं रबड़ वगैरह ऐसा कुछ जल रहा है। हाँ, दूसरी जो खुशबू थी ना, ऐसा लग रहा था कि कोई लेडीज परफ्यूम लगाए हुए आसपास में है। दोनों खुशबू का मैं महसूस करता हूँ और तब मेरी आंख खुल जाती है। मुझे लगा कि मेरे ट्रक के इंजन में कहीं पर अब तार वार तो नहीं जल रही, क्योंकि बदबू ऐसा ही आ रहा था जैसे कोई प्लास्टिक जल रहा हो, रबड़ जल रहा हो। मुझे तो ऐसा संदेह हो गया था कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया। मुझे अंदेशा था वो बदबू को सूंघ करके। लेकिन अगले पल वो बदबू हट जाता है और फिर मुझे एक नई खुशबू महसूस होती है, जैसे कोई औरत स्प्रे लगाए हुए, खुशबू लगाए हुए। अब मेरे ट्रक के अंदर ही कहीं पर ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन मेरे अलावा मेरे ट्रक में कोई था ही नहीं। मैं कोई कंडक्टर रखता ही नहीं था, पैसा बचाता था। यह कंडक्टर रखने का मतलब अब पैसा और खर्च करना। अब मैं ऐसा चाहता नहीं था। जो काम कंडक्टर करेगा मैं खुद ही करता था। मैं भी तो पहले कंडक्टर से ड्राइवर बना था, तो मुझे तो इस काम में आनंद भी आता था और मज़ा भी आता था एक तरह से। मैं वो खुशबू को महसूस करता हूँ। कुछ देर वो खुशबू रुक जाती है और फिर जैसे कोई रबड़ जल रहा हो ऐसी खुशबू आने लगती है। तब मैं खिड़की खोलने लगता हूँ। खिड़की खोल करके नीचे उतरता हूँ कि कहीं तार वार तो नहीं जल रही है, कहीं कुछ आग तो नहीं लगा हो ट्रक में। ऐसा मेरा मानना था। लेकिन जब मैं नीचे उतरता हूँ ना, तो ना तो कहीं चिंगारी, ना कहीं आग, ना कुछ जलता हुआ मुझे महसूस होता है।
कोई बदबू भी नहीं आती है। फिर मैं अब नीचे तो उतर ही चुका था, अब पूरा ट्रक का चक्कर काट लेता हूँ। और जब मैं अपने ट्रक के सामने पहुंचता हूँ और जब शीशे के अंदर यानी केबिन में देखता हूँ ना, तो मुझे कोई अंदर कोई औरत बैठी हुई नजर आती है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि हाँ, मेरे ट्रक के अंदर में कोई बैठा हुआ है। अगले पल मैं देखता हूँ तो मुझे कोई नजर नहीं आता है। मुझे लगा कि मेरे आंखों का भरम है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं फिर ट्रक में सवार होता हूँ। अब इसके बाद मैं जैसे ही ट्रक, अब सोचा कि चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं और कोई ढाबा वगैरह आएगा, वहाँ पर ट्रक रोकेंगे, आराम से अब थोड़ा सुस्ता लेंगे, क्योंकि यहाँ कमर बैठे बैठे दर्द हो रहा था। अब मैं सही ढंग से सो भी नहीं पाया था। मैं ऐसा ही सोच करके ट्रक स्टार्ट करने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सेल्फ ले रही थी लेकिन इंजन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी मुझे ऐसा कुछ फुसफुसाता हुआ आवाज़ सुनाई पड़ा, जैसे कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा हो, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। जब मैं सुनता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, मेरे नाम को कौन पुकार रहा है, और वो भी लेडीज आवाज़ में। मुझे लगा कि मेरा कान बज रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे ट्रक का केबिन पूरा पूरा खाली था, बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा कान बज रहा है और कोई नहीं। फिर मैं अपना चाबी घुमाने लगता हूँ कि ट्रक स्टार्ट हो जाए, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ था, और ट्रक कोई पुराना भी नहीं था, नया ट्रक था। सेल्फ ले रहा था लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हाँ, तभी फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ती है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देता है, जैसे कोई मेरा नाम लेकर के पुकार रहा हूँ। अब मेरी ही केबिन में कोई है, कोई औरत है, और जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सच कहूँ ना, मैं भूत प्रेत पर यकीन करता था, किससे कहानियाँ बहुत सुन चुका था। अब मेरे गांव में भी कई लोगों को भूत पकड़ रखा था, जो ओझा जी झाड़ फूक करके उनको सही कर देते थे। अब हमने तो ऐसा कोई अपनी आंखों से नहीं देखा था कि भूत प्रेत कैसा होता है। बस किससे कहानियाँ सुना था कि वो भी इंसान की तरह होते हैं, लेकिन चेहरा उनका भयानक होता है, बड़ा अजीबोगरीब दिखते हैं, आंखें लाल लाल नजर आती है। मैं ऐसा ही अपने मन में कल्पना किए हुए था, लेकिन जब ये आवाज़ सुनाई पड़ती है ना, तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं चारों तरफ केबिन में देखता हूँ, मेरे अलावा तो कोई था नहीं, और बाहर तो कोई मतलब ही नहीं था कि कोई मुझे नजर आ जाए वो सुनसान रोड पर। मेरे तो हालत खराब हो गई थी, मेरे तो आवाज़ नहीं निकल पा रही थी कि मैं अब पूछूं कि भाई आप कौन हो, लेकिन मैं पूछ भी नहीं पाता हूँ। तभी फिर वही आवाज़ मुझे सुनाई देती है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। 2 बार ऐसी आवाज़ आती है ना, तो मेरे अब पूरा रोम रोम कांप जाता है। मुझे लगता है कि भाई इस ट्रक में कोई भूत आ चुका है, कोई भूतनी आ चुकी है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मैं तो ऐसी जगह पर ट्रक रोका हुआ है कि कोई मदद भी नहीं मिल सकती है, और ये रोड भी बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा है, कोई अभी तक आता जाता दिख भी नहीं रहा है, और वो भी रात का वक्त है। अब मैं क्या करूं। अगर मेरा ट्रक होता ना, तो उस टाइम अपने ट्रक को छोड़ करके भाग लेता, लेकिन ये मेरा दोस्त का ट्रक था। हाँ, मैं बिल्कुल ट्रक से हिला नहीं। वो आवाज़ फिर सुनाई पड़ी, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। है, हिम्मत करता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, एक बार पूछ तो लूँ कि आखिर आप हो कौन, और आप क्यों नहीं दिखाई दे रही हो। ना जाने कैसे मेरे में हिम्मत आ गई थी। मैं तो इतना हिम्मत वाला व्यक्ति नहीं था भूत प्रेत के मामले में। मैं तो नाम सुनते ही थोड़ा डर जाता था भूत प्रेत के नाम से, लेकिन उस वक्त मुझे हिम्मत आ गई थी। अब मैं पूछ बैठा कि आप कौन हैं, आप मुझे कैसे जानती हो। जैसे ही पूछता हूँ ना, तब एक धुंधली धुंधली साया अब मेरे ही केबिन के अंदर में, जहाँ कंडक्टर सीट होता है, और वहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है, बिल्कुल धुंधली धुंधली, जैसे सफ़ेद कपड़ा पहन रखा हो, बाल खुले हुए हों। कई बार थोड़ा साफ भी नजर आती थी, और कई बार बहुत ज़्यादा धुंधली भी होती थी, जैसे हिलती डुलती, जैसे धुआं में कोई तस्वीर बन चुकी हो, ऐसा मुझे नजर आता। जैसे ही मैं उस धुआं को देखता हूँ और वो साया को देखता हूँ,
तो मैं एकदम और डर जाता हूँ। कौन हो तुम, कौन हो तुम, मेरे ट्रक में क्या कर रही हो? मैं समझ गया कि कोई भटकती हुई आत्मा मेरे ट्रक के अंदर में अब आ चुकी है। मैं ऐसे जगह पर ट्रक रोक दिया हूँ जहाँ मुझे रोकना ही नहीं चाहिए था। शायद ये भूतिया इलाका है, कोई भूतनी है जो मेरे ट्रक में सवार हो चुकी है। मैं उसे अब मैं कर क्या सकता हूँ? मैं इंसान और वो भूत प्रेत, वो शक्ति वाला, अब मैं बिना शक्ति का। लेकिन उस टाइम मेरी हिम्मत बढ़ी हुई थी। जब वो मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, ऐसा कोई तकलीफ नहीं दिया, तो मैं उससे पूछने लगता हूँ कि आप मेरे ट्रक में क्यों आई हो? ये ट्रक में आप क्यों सवार हुई हो? आपको इस ट्रक में आना नहीं चाहिए, आप मेरे ट्रक से नीचे उतर जाइए। मैं ये सवाल उससे पूछ रहा था। अब मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आई थी मुझे खुद पता नहीं था। मैं इतना हिम्मती कब से हो गया था, मुझे अपने आप पर शक हो रहा था। तभी वो जो धुंधली तस्वीर होती है, जो साया होती है, एकदम साफ दिखाई देने लगती है। अब मैं जब देखता हूँ तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं होता है। वो तो एक करीब करीब 25 से 30 साल के बीच की औरत थी। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुले हुए बाल और बड़ी बड़ी आंखें अब मेरी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट था। जब मैं उस औरत को देखता हूँ ना, तो मेरा और हालत खराब हो जाता है। अरे भाई, ये तो पहले धुआं में दिख रही थी, अब तो ये साक्षात मेरे ट्रक में अंदर बैठी हुई है। ये है कौन? ये है कौन? कुछ पल तो मैं एकदम चुप हो जाता हूँ, बदन कांपने लगता है डर से। तब वो कहती है कि मुझसे डरो मत, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन मेरे ट्रक में कोई भूतनी बैठी हो और वो कह रही हो कि मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, कैसे मैं यकीन करूं? इसीलिए मैं बहुत डरा हुआ था, खौफ में था। भूत पर प्रेतनी पर भला कौन यकीन करेगा? मैं ऐसे ही किस्से कहानियाँ सुन चुका था, कई बहुत सारी, और ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं भाई, भूत पर कभी यकीन नहीं किया जाना चाहिए, इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। ये तो भूत हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका क्या है? अब मैं खौफ में था। तब वो जो भी औरत थी, अब तो भूत नहीं लग रही थी, ना कोई डरावना चेहरा था, एक आम औरत की तरह दिखाई दे रही थी। कहने लगी, ओम प्रकाश, मुझसे तुम डरो मत, मुझसे डर करके कोई फायदा नहीं है। मैं इसी ट्रक में हूँ, और अभी से नहीं, तुम सोच रहे होगे कि मैं कहीं बाहर से भटकते हुए आ गई, तो ऐसी भी बात नहीं। मैं इसी ट्रक में रहती हूँ हमेशा। मुझे इसी ट्रक में बड़ा आनंद आता है। जब मैं ये सुनता हूँ तो और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब ये जो भूतनी है, ये हमारे इसी ट्रक में रहती है और मुझे पता भी नहीं, और मैं ना जाने कहाँ कहाँ इस भूतनी को लेकर के घूमता रहा हूँ। डर तो लगना है। और उस टाइम मेरा मन किया था कि बस गेट खोलो बेटा ओम प्रकाश और भाग लो, इसी में तुम्हारा भलाई है। और वही मैं करने लगता हूँ। गेट खोलता हूँ तो गेट नहीं खुल रहा है, खिड़की खोलता हूँ, खिड़की नहीं खुल रहा है। मतलब उसकी पावर, उसकी शक्ति से सब उसने बंद कर दिया था। अब तो मैं निकल नहीं पा रहा था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। मैं डरा हुआ था। अब मेरे पास रोने के अलावा अब कुछ बचा ही नहीं था। अब वही मैं रोना शुरू कर देता हूँ। देखिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरी वजह से मेरा घर परिवार चलता है। आप मेरे साथ में कुछ ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, और ना मैंने आपसे कोई गलत बात बोली है। मैं ऐसे ही उससे प्रार्थना करने लगता हूँ, और तब वो खिलखिला के हंसने लगती है। कहती है, नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। जब मेरी बात को मान लोगे ना, अब मेरे साथ में अब ऐसा काम करोगे जो मैं चाहूँगी, तो मैं तुम्हें भी अब एक तरह से पैसे वाला बना सकती हूँ, जैसे तुम्हारे दोस्त को मैंने बनाया था। जैसे ही ये बात मैं सुनता हूँ ना, मेरी आंखें अब उसको घूर कर देखने लगती है। ये वास्तव में कोई भूतनी है या कोई औरत है? ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भूतनी की तरह लग रही थी, बिल्कुल एक आम औरत की तरह दिखाई पड़ रही थी। उसके जो बाल थे खुले हुए थे, और जब हवा चल रही थी तो उड़ते भी थे इंसान की तरह। मतलब भूत प्रेत का अब वो ऐसा कुछ दिख नहीं रही थी। कहने का मतलब है कि बिल्कुल एक नॉर्मल औरत की तरह मेरे ट्रक के कंडक्टर सीट पर बैठी हुई थी, अब मुझसे बातें कर रही थी।
जब मैं सुनता हूँ कि वो मेरे दोस्त को भी वही सब कुछ पैसा दिया था, तब मेरा ध्यान अब आ जाता है कि आखिरकार सुधीर तो मेरे साथ में काम करता था। हम एक ही साथ ट्रक में काम सीखे और इसके बाद हम दोनों ड्राइवर बन चुके थे। और इतना जल्दी वो ट्रक नया कैसे खरीद लिया? क्या इसी औरत ने उसको पैसा दिया था? मुझे यकीन होने लगा था। अब मैं कहने लगा कि देखिए, मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस आप मेरे पीछा छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि एक बार ट्रक अब उसको घर पर पहुँचा दूँ और इसके बाद आप जो चाहें कीजिएगा, लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है, मुझे अमीर नहीं बनना है। औरत कहने लगी कि देखो, अब ये ट्रक का मालिक तुम हो। अब तो वो सुधीर तो आ नहीं रहा है। सुधीर तो अपने आप पर एक तरह से घेरा अब लगवा रखा है। मैं तो उसके पास पहुंच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी पहुंच में हो। मैं चाहती हूँ कि जो काम सुधीर नहीं कर पाया वो तुम काम कर सकती हो। अब सच कहूँ ना कि मैं फंस चुका था। ना तो मैं भाग सकता था उसमें से, अगर मैं भागने की कोशिश करता तो दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। तो एक तरह से बुरी तरह से फंस चुका था उसमें। हाँ, तब मैं डर चुका था। वो औरत कह रही थी कि देखो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को मानते रहो। ऐसी में तुम्हारा भलाई है। आज जैसे तुम्हारे दोस्त को मैंने ट्रक खरीदवा दिया, तुम्हारे लिए भी करवा सकती हूँ। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उस टाइम में, उस घड़ी में उसकी बात माननी पड़ी कि ठीक है जी, मैं आपका बात को मानूंगा, मुझे करना क्या होगा। तब कहने लगी कि वक्त आने दो, अब फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारे ट्रक में हूँ, तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम पर हमेशा नज़र लगा के रखूंगी। ऐसा भी नहीं कि तुम भाग पाओगे। जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ में मिलूंगी। तुम ट्रक छोड़ के भाग सकते हो, लेकिन मुझसे दूर नहीं भाग सकते। भलाई इसी में है कि जो मैं बात कहूँ और उस पर तुम्हें अमल करना है। इसके बाद मैं बहुत डरा हुआ था, पसीने पसीने नहा चुका था। मुझे लगा कि मैं एक ऐसे जाल में फंसता जा रहा हूँ जिससे मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। ऐसे किस्से कहानियाँ मैंने सुना हुआ था कि कोई चुड़ैल, कोई ऐसी जो दुष्ट शक्ति हैं, किसी के साथ में बंध जाती है ना, तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। जब तक उनका मकसद पूरा ना हो जाए वो बिल्कुल छोड़ती नहीं है उस इंसान को, हमेशा साथ साथ में रहती हैं। हाँ, मैं समझ गया था कि अब मेरा पीछा छूटने वाला नहीं है। शायद वो मेरे मन की बात को पढ़ चुकी थी, जान चुकी थी, और वो कहने लगी नहीं नहीं, तुम इतना मत डरा करो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ ना, अगर मेरे साथ में तुम सही ढंग से रहोगे, सही ढंग से बिहेव करोगे, तो मैं तुम्हारा फ़ायदा छोड़ करके नुकसान कभी नहीं पहुंचाऊंगी। अब चलो भी यहाँ से, ट्रक को स्टार्ट करो। तब मैं कहता हूँ ट्रक तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तब कहती है कि एक बार कोशिश तो करो, अब फिर देखो। मैं दोबारा अब ट्रक का चाबी घुमाता हूँ, एक दो बार तो ज़रूर घुमाना पड़ा। फिर मेरा ट्रक स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मैं पलट के देखता हूँ, औरत गायब है। मतलब उस जगह पर थी ही नहीं, एकदम जैसे वह जगह खाली हो गया है। मुझे उसका कोई भी सबूत, कोई भी संकेत उस जगह पर मिल नहीं रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था। आखिरकार मैं अपने ट्रक को आगे बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल डरे हुए हालात में था। नींद मेरी उड़ चुकी थी। अब मुझे क्या, अब तो मैं ट्रक चला रहा हूँ। अब मुझे एहसास है कि वो तो इसी ट्रक में है। जब उसको चाहेगा सामने आ जाएगी। अब मेरे साथ में कुछ भी कर सकती है। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैं कभी कभी जब एकांत महसूस करता था तो गाना भी गुनगुना लिया करता था। वो गाना भी नहीं गाता हूँ, इतना डरा हुआ था। आखिरकार एक ढाबे पर जाकर के अब रोकता हूँ। जैसे ही रोकता हूँ ना, एक आवाज़ आती है, मेरे बारे में किसी से बात मत करना। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये मैं बताना भूल गई थी। यहाँ तुम ढाबा पर रोके हो ना, मैं जानती हूँ कि तुम अपने दिल की बात जरूर किसी से कहोगे। वो मुझे चेतावनी देती है, लेकिन उसकी आवाज़ तो आती है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती है। मैं और डर गया था। ढाबे पर पहुँचता हूँ, हाथ पैर मुँह हाथ धोता हूँ, काँपता रहता हूँ डर के मारे। ढाबा मालिक से कहता हूँ कि जी मुझे चाय पिला दीजिए। वो भी मुझे देखता है। कहता है ड्राइवर साहब,
कहीं बुखार तो नहीं चढ़ा हुआ है? जाड़े वाला बुखार, ऐसा आप कांपते हुए दिख रहे हो। मैं बोलता हूँ नहीं जी, मेरे को जाड़ा का बुखार नहीं, कोई बुखार नहीं चढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा तबीयत ज़रूर ख़राब है। अगर आप चाय बड़े से बना के दे देंगे तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा। मैं अपने आप को कंट्रोल करने लगा था कि नहीं भाई, अगर मैं ये बात किसी को बताऊँगा तब तो मुझे ना जाने क्या करेगी, हो सकता है मेरी जान भी ले ले। हाँ, मैं बेहद डरा हुआ था। चाय पीने के बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा राहत महसूस करने लगा। इसके बाद मैं सोचा कि जो अब ये माल है वहाँ तो पहुँचाना ही पड़ेगा। फिर मैं चल पड़ता तो तक सुबह हो चुकी थी। आज सुबह में मैं खाना खाने के लिए रुकता हूँ, थोड़ा बहुत खाना भी खाता हूँ। तब तक दिन में उसका आता पता नहीं था, ना तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी और ना मैंने उसको देखा। आज जैसे ही रात होने लगी मैं गोडाउन पर पहुँच गया था, लेकिन गोडाउन बंद हो चुका था। मतलब अब सुबह ही, अब माल खाली हो सकता है। अब मेरे पास में टाइम ही टाइम था रात बिताने के लिए। अब मैं कहाँ, मेरा घर बार तो ट्रक ही था, उसी में सोता था, उसी में खाना खाता था, और मैं कहाँ जाता। भूख लग रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं ढाबा से जाऊं, वहाँ से थोड़ा दूरी पर था, होटल भी था, कि खाना जाकर खाए आऊँ और या तो फिर मैं लेके आ जाऊँ। मन बहुत डरा हुआ था, बेचैन था। अब तो रात हो चुकी है, कहीं वो आ गई, अब फिर क्या करेगी मेरे साथ में, आज क्या करने वाली है, मैं इतना डरा हुआ था। आखिरकार वही आवाज़ मुझे कुछ देर के बाद में सुनाई देती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जाओ ना, तुम्हें भूख लगी है तो खाना खाए हो, अब मेरे लिए भी लेके आना। तब मैं एक बार और खौफ में भर जाता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आप क्या खाएंगी, मैं तो दाल रोटी खाता हूँ। तब वह मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं दाल रोटी नहीं, मैं तो मांस खाती हूँ, तुम मेरे लिए नॉन वेज लेके आना। सुनो, कुछ ज़्यादा ही ले आना। मैं डर जाता हूँ, अब क्या करना, जो कह रही है मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ में न जाने क्या करेगी। लेकिन अभी तक उसने मेरे साथ में कोई बुरा बर्ताव बिल्कुल नहीं किया था, और अभी जब मुझे आदेश दिया था तो नज़र भी नहीं आई थी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। अब उसके बाद मैं ट्रक से उतरता हूँ, ढाबे पे जाता हूँ। अब तो मेरा भूख ऐसे भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन आखिरकार गाड़ी को तो आगे बढ़ानी थी। अब फिर मैं एक आध रोटी अब अनमने भाव से खाता हूँ। मेरा सारा ध्यान उसी उसी आत्मा पर था, जो भी है, आत्मा है, प्रेतनी है, क्या है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैं डरा हुआ फिर मैं नॉन वेज अब पैक रहता हूँ। मेरी निगाहें इधर देख रही है कि कहीं मेरे आसपास में तो नहीं है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दी थी उस टाइम में। वहाँ पर मैं चारों तरफ निगाहें डालता हूँ कि कहीं आसपास में तो नहीं है, वो मुझे देख तो नहीं रही है। और मैं अपने ट्रक की तरफ वो नॉन वेज का पैकेट पकड़े हुए चलने लगता हूँ। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था ना कुछ ज़्यादा ही लेना, इतना तुमने कम क्यों लिया, वापस मुड़ो और उसे इतना ही और ले लो, इसमें मेरा पेट नहीं भरने वाला। और हाँ, देखो वो सामने वो दारू का दुकान दिख रहा है ना, वहाँ से एक बोतल भी तुम खरीद के लाना, मैं तुम्हें अब ट्रक में मिलती हूँ। जैसे मैं सुनता हूँ ना, मेरे होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो नॉन वेज जो पैकेट है मेरे हाथ से छूट करके ज़मीन पर गिर जाएगा। वहाँ पर और भी लोग थे, मैं एकदम डर जाता हूँ उसकी आवाज़ सुन करके, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को अब काबू करता हूँ। अब फिर मैं उससे कहता हूँ कि भाई ये कम पड़ेगा और इतना ही मुझे और बना दो। फिर वो अपना काम करने लगता है। तब तक मैं जाता हूँ, रोड के उस तरफ में दारू का ठेका था, फिर एक बोतल भी लेके आता हूँ। मैं इतना डरा हुआ था कि उसका हर बात मैं मानने के लिए मजबूर हो गया था। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा यहाँ पर पीछा छूटने वाला नहीं है। जब मैं अपने क्षेत्र में आ जाऊँगा, अपने घर के पास आ जाऊँगा, और चुपचाप जा कर के ट्रक सुधीर के दरवाजे पर खड़ा कर दूँगा कि ले भाई, तू अपनी ट्रक, तू अपनी अमानत, इसके साथ में जो अंदर बैठी हुई है वो भी तेरे ही है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं मन ही मन सब कुछ सोच रखा था कि यहाँ से मैं कोई आगे नहीं जाऊँगा, यहाँ से मैं खाली ही अपने शहर की तरफ लौट जाऊँगा।
फिर ये काम मैं जल्द से जल्द करूँगा, बस पहुँचने की देर है। मुझे ऐसा ही अब लगने लगा कि इसमें देर नहीं करना चाहिए। अभी मैं उसको नाराज़ नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि अगर नाराज़ करूँगा तो मुझ पर ज़रूर कुछ ऐसा काम करेगी जो मेरे लिए ठीक नहीं है। वही काम करता हूँ, नॉनवेज बन चुका था, दारू का बोतल मैं ले रखा था। इसके बाद ट्रक में पहुँच जाता हूँ। जैसे ही ट्रक का गेट खोलता हूँ ना, वो मुझे बैठी हुई साफ नज़र आ रही है। वही कपड़ा, वही रंग ढंग, कोई भी बदलाव नहीं। और वही खुशबू, परफ्यूम वाली। अब वो रबड़ जलने वाली खुशबू मुझे महसूस नहीं हो रही थी। मुझे देख करके मुस्कुराती है, कहती है, हाँ ये हुई ना बात। देखो तुम डरना मत, मैं तुमसे बताई ना कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा गलत काम नहीं करने वाली जिससे तुम्हारी जान का खतरा हो। बस इस तरह से मेरा कहना मानते रहो, और देखना मैं भी तुम्हें पैसा वाला बना दूंगी, जैसे मैंने सुधीर को बनाया था। मेरी मुंह से आवाज़ नहीं फूट रही थी। मैं वो सब सामान उसके आगे रख लेता हूँ। ये लीजिए मैडम, ये आपका दोनों पैकेट है नॉनवेज का, और ये रहा दारू की बोतल। सच कहूँ कि मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि बस मैं कैसे अपने गांव की तरफ पहुंच जाऊं। लेकिन मैं राजस्थान के एरिए में था, वहां से झारखंड लौटना आसान काम नहीं था, और वो भी खाली। मैं मन ही मन सोच लिया था कि अगर माल मिलता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं तो खाली ही लौट जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। जल्द से जल्द इस औरत से पीछा छुड़ाना चाहता था। आखिर ये कौन है, और ये सुधीर को कैसे अमीर बना दिया था? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या सुधीर का जो एक्सीडेंट हुआ था, इसमें इसी औरत का हाथ तो नहीं था? मैं और खौफ में आ चुका था। सुधीर ने तो कुछ बताया नहीं था, लेकिन उसका मुझे घूर घूर कर देखना, और पूछता था कि तेरी तबीयत वगैरह तो सब ठीक ठाक है ना? ऐसा बार बार क्यों मुझसे पूछता था? इस बात का मुझे आज थोड़ा अनुमान लग चुका था। मतलब ये जानना चाहता था कि तुमने ट्रक में कुछ ऐसा अनुभव तो नहीं किया जो आज मैं अनुभव कर रहा था। शायद इसी डर से वो अपने आप को सुरक्षित घेरे के अंदर में रखा था, तंत्र मंत्र करवा करके, ताकि ये जो औरत है उसके पास पहुंच ना सके। मैं सब कुछ मन ही मन अब थोड़ा बहुत समझने लगा था। आज देखते ही देखते नॉनवेज भी साफ हो चुका था, दारू का बोतल भी साफ हो चुका था। तब वो औरत कहती है, चलो यहाँ से, यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है, हमें कहीं आगे चल करके आराम करना चाहिए। जब ये बात बोलती है ना, तो मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। ये क्या करने वाली है मेरे साथ में आज? क्या कुछ ऐसा तो नहीं करने वाली है? और वो ख्याल आते ही मैं और डर जाता हूँ। मैं एकदम इतना डर जाता हूँ कि हाथ पैर कांपने लगते हैं। और तब मुझे डांटती है, अपने आप पर कंट्रोल रखो, मैं तुम्हें खाने वाली नहीं हूँ, मेरा पेट भर चुका है। अब हम चलेंगे और एक जगह पर तुम रोकना, और फिर हम आराम करेंगे रात को, और सुबह कहीं भी चलना है और तब तुम चलना। कमाल की बात थी। ट्रक खाली होना था सुबह में, और ये कह रही थी कि यहाँ से चल पड़ो, यहाँ पर भीड़ भाड़ है। कहाँ चलेंगे भाई हम? यहाँ गोदाम है, इस गोदाम पर हम ट्रक लगाए हुए हैं, और यहाँ सब कुछ सुविधा है, हम आखिर जाएंगे कहाँ पर? तभी ये कहती है कि इस जगह पर नहीं, यहाँ पर भीड़ भाड़ मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ ठीक ठाक नहीं है, तुम आगे बढ़ा लो। मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूँ, ट्रक तो अब सुबह में ही खाली होगा, तब तक तुम यहाँ पर क्या करोगे? मैं एक जगह जानती हूँ, वो बिल्कुल सही है, तुम्हारा ट्रक भी अच्छी ढंग से पार्किंग हो जाएगा, और वहाँ कोई है भी नहीं है, हम आराम से रात को सोएंगे। हम जैसे ही बोलती है ना, तो मैं समझ चुका था कि आज ओम प्रकाश, आज तो तू बच नहीं पाएगा, ये औरत तुझे छोड़ेगी नहीं। और मैं डर जाता हूँ। तब मुझे देख के मुस्कुराती है, अरे मैं तुमसे कह रही हूँ ना, चलो ना, यहाँ पर क्यों तुम रुके हो अभी तक? आखिरकार मैं ट्रक को स्टार्ट करने लगता हूँ, और उस जगह से अब निकाल लेता हूँ। वो औरत मुझे रास्ता बताती है, और फिर उसी रास्ते पर चल देता हूँ। और वाकई में देखता हूँ कि एक बड़ा सा अहाता है, उसमें कोई गेट वोट नहीं लगा हुआ है, बाउंड्री है, और उसमें खुला जगह था। वो कहती है इसी जगह पे ट्रक को पार्किंग कर लो, ये जगह रात के लिए बहुत ही सही है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, लोग बाग यहाँ डरते हैं कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत ऐसी शक्तियाँ होती हैं। मुस्कुराते हुए बोलती है। मैं समझ गया कि आज इसके मन में क्या चल रहा है,
वो मैं मनसा जान चुका हूँ। आज ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है। और वही होता है, मुझे कब नींद आती है और जब मैं अपने आप को अपनी नींद से उठता हूँ पाता हूँ तो मेरे शरीर पर वस्त्र नाम की चीज़ नहीं थे। हाँ, मैं समझ जाता हूँ। जब मैं पलट कर देखता हूँ तो वही औरत मुस्कुराती हुई मुझे देख रही है। अगले पल धुआं की तरह गायब हो चुकी थी। मेरा नींद खुल चुका था। मैं होशो हवास में आ चुका था। मुझे अपने आप पर बड़ा ही दया आ रही थी। मैं कहाँ आके फंस चुका हूँ। ओम प्रकाश, तू तो ऐसा नहीं था। आज तो वो भी काम कर लिया। बहुत बुरा काम है ये। तुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। उस ख्याल को मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ। आखिरकार जैसे तैसे सुबह होती है और फिर मैं ट्रक को ले जाता हूँ और तब तक वो बिल्कुल मुझे दिखाई भी नहीं दी थी और ना उसका आवाज़ भी मुझे सुनाई पड़ा था। इसके बाद मैं जाता हूँ। मेरी हालत कुछ ऐसी ही होती है। ट्रक जब खाली कराता हूँ ना तो वहाँ का सुपरवाइज़र मुझे तरफ देखता है कि ड्राइवर साहब, तबीयत आपकी सही है? मुझे तो लग रहा है कि आपको कहीं बुखार उखार तो नहीं आया। आप ऐसे कुछ हिलते हुए नजर आ रहे हो। मैं कहता हूँ भाई, मेरी तबीयत बिल्कुल 16 आना सही है। बस यहाँ का हवा पानी का असर है और कोई बात नहीं है। ये जैसे उसने मजाक से पूछा था, अब मैंने ही मजाक में जवाब दिया था। अब इसके बाद मेरा ट्रक खाली हो जाता है। हाँ, तब मुझे चैन आता है। मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, खाली ही चलूँ। मुझे लगा कि बिल्कुल यही करना चाहिए। लेकिन मैं अगले पल सोचता हूँ कि चलो एक बार ट्रांसपोर्ट में चलते हैं और देखते हैं कि अपने साइड का कोई चक्कर मिल जाता है और तब और सही रहेगा। खाली लौटना ठीक नहीं है। मन में ऐसे ही कुछ ख्याल आता है, जबकि मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। मुझे तो लौट जाना चाहिए था। शायद वो मेरे मन के अंदर में बैठी हुई थी और वही सब मेरे से सब कुछ काम करा रही थी। अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। ना तो मैंने उसका आवाज़ सुना था और ना मैंने उसको देखा था। हालांकि अभी दिन का टाइम था। मैं एक ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में पहुंचता हूं और वहां पर जैसे मेरे लिए माल रखा हुआ है। जैसे मैं बताता हूं कि मैं झारखंड का रहने वाला हूं, अगर उस एरिया का माल है तो मुझे दिया जाए। और ट्रांसपोर्ट वाला कहता है कि हाँ, मैं ऐसे ट्रक को ढूंढ रहा था जो आपके एरिए का हो और देखो आप आ ही गए हो। अब तो मेरा काम आसान हो गया है। मैं बड़ा आश्चर्य में था और तब मुझे लगा कि मेरे दिमाग में बैठी हुई है वही है, मेरे आसपास में है, सब कुछ वही करा रही है। आखिरकार ट्रक हमारा लोड होता है और तब हम चल पड़ते हैं। जैसे ही रात होती है ना, वो अपनी सीट पर फिर नजर आने लगती है और फिर कहती है कि मुझे भूख लगी हुई है। तुम एक ऐसे ढाबा पर अब रोकना जहाँ पर नॉन वेज मिलता हो। मजबूरी में मुझे वहाँ रुकना पड़ता है। उसके लिए खाना लेकर आना होता है। खाना खाती है, दारू पीती है और फिर कहती है कि हम यहाँ चलते हैं, कहीं और हम रुकेंगे। तब मैं दहल जाता हूँ कि आज फिर मेरे साथ में कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन करे क्या, माल हमारे झारखंड का ही था और हम चल पड़ते हैं। मतलब जो भी रातें हमने बिताई उसी के साथ में। अब मैं इतना खौफ में रहता, मुझे होश नहीं रहता था कि मेरे साथ में वो कर क्या रही है। लेकिन जब मैं होश में आता था ना तो शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं होते थे और तब मैं समझ जाता था कि वो मेरे साथ में खेल खेल रही है। आखिरकार जब हम अपने एरिया में पहुंच जाते हैं और तब मेरा मन थोड़ा शांत होने लगता है कि चलो बस ये माल खाली करेंगे और इसके बाद अपने घर पर सबसे पहला यही काम करूंगा कि इस ट्रक को जा कर के सुधीर के हवाले कर दूंगा। अब इसके बाद मेरा टंटा खत्म हो जाएगा। सुधीर जाने और सुधीर का काम जाने। ये औरत शायद इसी ने बुलाया है, कोई तंत्र मंत्र किया। मेरे मन में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे लेकिन जवाब कोई भी नहीं था और ऐसा ही करता हूँ। माल खाली होने के बाद अब फिर मैं अब अपने क्षेत्र में पहुँच गया था। सबसे पहला वही काम करता हूँ जो मैंने सोचा था। सुधीर के दरवाजे पर ट्रक खड़ा कर देता हूँ। सुधीर मुझे देख कर खुश हो जाता है और कहता है, इस बार तुम्हें बहुत जल्दी आ गए। क्या मन नहीं लगा था रास्ते में? अभी तो तुम्हारा शादी ब्याह भी नहीं हुआ। मजाक में ले रहा था। और तब मैं कहने लगा कि शादी मैं कर चुका हूँ रास्ते में, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन अब ये ट्रक मैं नहीं चलाऊंगा। आज से तुम्हारा हिसाब मेरा हिसाब अलग अलग हो चुका है। मैं सब कुछ जमा पूंजी निकालता हूँ और ये रहा तुम्हारा हिस्सा और ये रहा मेरा हिस्सा, ये रहा तुम्हारी गाड़ी की हिस्सा। अब आज से अब इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। तुम्हारा ट्रक है और तुम ही जानो।
वो मुझसे पूछने लगता है कि आखिर बात क्या हुई, क्या नाराज़गी हो गई, हम तो दोस्त हैं ना। तब मैं कहता हूँ कि दोस्त होते हुए मेरे साथ में ऐसा काम किया है। तब वो थोड़ा चौंक के देखने लगता है। क्या कहना चाहते हो ओम प्रकाश? तब मैं कहता हूँ अकेले में ले जा करके कि तुमने कुछ बताया नहीं कि इस ट्रक में क्या चल रहा था। तब उसका चेहरा एकदम थोड़ा सा डरावना हो जाता है, डर जाता है। मैं अब धड़ल्ले से बोलना शुरू करता हूँ कि उस औरत ने मेरे जीना हराम कर रखा है। पूरी कहानी बता देता हूँ कि वो मेरे साथ में क्या क्या करती है। तो उसको तो नॉनवेज खाना चाहिए, ऊपर से दारू की बोतल चाहिए, और हमारे जैसा लड़का चाहिए। तब वो हमें चैन से रहने देती है। ये तुमने खुद पैदा किया हुआ है ना इस बीमारी को। वो कह रही थी कि सुधीर को हमने अमीर बनाया है, तो ये जो तुमने ट्रक खरीदा था इसी की वजह से ना। अब तो तुम साफ साफ बता दो। सुधीर डर गया था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। कहने लगा कि बिल्कुल तुमने सही जाना, मैं तो फंस चुका हूँ। अब फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है, और उसकी कहानी कम डरावनी नहीं थी। वो कहने लगा कि मैं लोगों का ट्रक चलाता था, अब मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। कम पैसे मिलते थे, मालिक डांटता रहता था, ट्रक में ज़रा भी कोई नुकसान हो जाए तो पैसा काट लेता था। मैं बहुत परेशान था। मैं ऐसे मालिक बनना चाहता था, जल्द से जल्द ट्रक खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं थे। तुम तो जानते हो ना, जैसे तुम थे और वैसे मैं था, दोनों हम फक्कड़ किस्म के इंसान थे। घर बार भी हमारा, अब समझ रहे हो ना कि कैसा हम लोग का चल रहा था। मैं कहने लगा कि अब आगे भी बताओ, उतना तो मैं सब कुछ जानता हूँ। हुआ क्या, ये बीमारी तुमने कहाँ से ली थी? तब वो कहने लगा कि मैं ऐसी चिंता में हमेशा रहता था। मैं एक जगह पर पार्किंग किए हुए था, शाम का वक्त था, और वो एक पेड़ था, पेड़ के पास चबूतरा बना हुआ था। मेरा ट्रक खाली था, मैं आराम से बैठा हुआ, मैं ऐसे ही सोच रहा था। अभी मेरा जो ट्रांसपोर्ट था वो माल देने के लिए राजी नहीं था। तब तक मैं सोचा कि चलो यहीं पर एकांत में बैठ कर के अब आराम से बैठते हैं, और हो सकता है कि रात में माल मिल जाए, तब मैं जा कर के माल लोड कर लूँगा। और उसी वक्त में एक साधु बाबा आ जाते हैं। साधु बाबा काले वस्त्र में थे। आ करके मुझसे खाना मांगने लगते हैं कि नौजवान मुझे कुछ खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है। ना जाने क्या सोचता है। मैं कहता हूँ बाबा मेरे पास में खाना तो नहीं है, मैं पैसे आपको दे सकता हूँ। तब कहने लगे मुझे पैसे का मोह नहीं है बच्चा, ये पैसा अपने पास में रखो, मुझे तो भोजन चाहिए। मुझे लगा कि बाबा बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, और ऐसे वक्त में किसी को दुत्कारना ठीक नहीं होता। शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, और हमारा परिवार भी ऐसे साधु लोगों का अब एक तरह से श्रद्धा की नज़र से देखते हैं, आदर भाव करते हैं, और उस संस्कार में मेरा था। मैं कहता हूँ ठीक बाबा, मैं आपको भोजन करा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से होटल थोड़ा दूरी पर है। मैं गया और आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। हाँ, वही मैं करता हूँ। और उसके बाद जब लौटता हूँ तो बाबा बैठे होते हैं आराम से। मैं उनके आगे भोजन रख देता हूँ। भोजन आप खाते भी हैं, आप मेरी तरफ देखते भी हैं। इसके बाद कहते हैं बच्चा कोई तकलीफ़ है, कोई दुख हो तो मुझसे बता सकता है। मेरे पावर में जो भी शक्ति है मेरे पास में, उससे तेरी मदद कर सकता हूँ। जब मैं शक्ति का नाम सुनता हूँ तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि बाबा ये पहुँचे हुए क्या। तब मैं कहता हूँ बाबा मुझे तो अपना ट्रक खरीदना है, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? तब बाबा कहने लगे हाँ, क्यों नहीं मदद कर सकता है। तूने मुझे भूखा था भोजन कराया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है। मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, और उस मंत्र को तू जाप करना 21 दिन तक। इसके बाद तुम्हारे सामने में एक ऐसी औरत आएगी, वो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल करेगी, लेकिन उसका खर्चा भी तुम्हें वहन करना पड़ेगा। और वो बताए भी थे कि उसका खर्चा क्या क्या है। उसको दारू चाहिए और मटन चाहिए, उसके अलावा कुछ भोजन नहीं करती है। मैं कहने लगा कि कौन सी बड़ी बात है, जब मैं दौलत वाला बन जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा, तो ये खर्चा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उस मंत्र को मैं फिर जहाँ मौका मिलता था जाप करने लगता था। 21 रात में ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद वास्तव में एक औरत जैसा तुम बता रहे हो वैसे ही मेरे पास में आ जाती है।
कहती है कि तुमने मुझे बुलाया है। तब मैं पहली बार देख कर डर जाता हूँ। तब कहती नहीं, मुझसे डरो मत, तुमने मुझे बुलाया, तुम मेरे मालिक हो। मुझे भोजन चाहिए, दारू चाहिए, और साथ में तुम भी चाहिए। तब मैं घबरा गया था। मैं कहने लगा कि नहीं, मैं आपको भोजन दे सकता हूँ, दारू भी चाहिए वो भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ में बिल्कुल नहीं आऊँगा ऐसे काम के लिए। तब वो मुस्कुराती है, कहती है पहले भोजन तो करा दो, दारू तो पिला दो। इसके बाद मैं दारू उसको पिलाने लगा, भोजन भी कराने लगा नॉन वेज का। जैसा तुम बता रहे हो ना, वैसे ही मेरे साथ में होता था। मुझे नींद आ जाती थी, ऐसा लगता था कि बेहोश हो चुका हूँ। जब मेरी आँख खुलती थी ना, तो बिना वस्त्र के मैं भी अब दिखाई देता था। तब मैं समझ गया, ये औरत मेरे साथ में अब गेम खेल रही है, मेरे शरीर के साथ में ये खेल शुरू कर दिया है। डरा हुआ था और उसे मैं कहने लगा कि ये ऐसा काम मेरे साथ में मत किया करो, लेकिन उससे मुझे धन भी तो लेना था। मैं उसको डांट भी नहीं सकता था, ना उससे अलग हो सकता था। मैंने ही उसको बुलाया था, तो उसको भुगतना तो मेरे को ही था। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द मेरे पास में धन आ जाए, अब फिर मैं इसको दूर भगा दूंगा। खुद नहीं भगा सका तो किसी ज्ञानी व्यक्ति को पकड़ूंगा, कुछ पैसे खर्च करूंगा, और फिर इसको आसानी से अपने सीमा से बाहर निकाल दूंगा। मैं मन ही मन सब कुछ सोच रखा था, पूरा प्लान मेरा तैयार था, और आखिरकार उस रात मुझे धन देने के लिए राजी हो जाती है। मुझे ऐसा एक पुराना सा थैला देती है, कहती है तुम्हारे ये सपनों का चीज़ है, इसे तुम चाहो जो चीज़ खरीदना चाहो इससे खरीद सकते हो। और जब मैं देखता हूँ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसमें बहुत सारा सोना था, सोने चांदी के जेवरात थे, वो भी पुराने। तब मैं पूछता हूँ कि ये चोरी का माल तो नहीं है। तब वो हंसने लगती है कि नहीं, ये चोरी का नहीं, ये गड़ा हुआ खजाना है। मैं इस खजाने को निकाल के लाई हूँ तुम्हारे लिए। अब तो तुम खुश हो ना। मैं वाकई में खुश हो चुका था। इसके बाद मैं उस औरत से डरता भी नहीं था। उसके साथ अब दारू भी पीता था और उसको भी खाना खिलाता था। अब मेरे साथ रात भी गुजारती थी। मेरे पास में पैसा आ चुका था। इसके बाद मैं इस ट्रक को खरीदता हूँ। अब मुझे लगा कि ये तो दाएं हाथ का काम है। मैं किसी ज्ञानी पुरुष का पकड़ूंगा और फिर वो तंत्र मंत्र करेगा, ये जो है भाग जाएगी। मुझे ऐसा ही लगा था। कुछ दिनों के बाद मैं मन में अपना विचार बनाने लगा था। मैं ऐसे तंत्र मंत्र वालों से मिलने लगा, तब इसके कान में शायद ये पड़ चुका था कि ये लड़का मुझसे अब कन्नी काटना चाहता है। रात को मैं ट्रक लेके जा रहा था। अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया। जैसे लगा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा हो गया। अब मैं जानता हूँ एक्सीडेंट कराने वाली वही है, उसने मुझे एक्सीडेंट कराया था। अब देखो आज मैं बेकार हो चुका हूँ, रोड डला हुआ पैर में। कब तक निकलेगा, क्या होगा, अब तुम समझ सकते हो। अब बहुत सारा पैसा भी लग चुका है। मैं जब उसकी कहानी सुनता हूँ तब मैं भी दहल जाता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आखिर तुमने कैसे किनारा किया, कैसे अपने आप को उससे अलग किया। तब वो कहने लगा कि मैं एक ज्ञानी पुरुष को पकड़ा था, पैसा भी लगा। तब उसने तंत्र मंत्र कर दिया था कि तुम अपने गांव से दूर नहीं जाओगे, इस गांव के अंदर में वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। ऐसा मैंने कर दिया हूँ। अब मेरा ट्रक खाली था, नया ट्रक था। मैं सोचा कि अब किसको दूँ। तब तुम्हारा ख्याल आ जाता है। अब मुझे हरगिज नहीं मालूम था कि वो ट्रक में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, नहीं तो ये काम और मैं करवा लेता, किसी ज्ञानी पुरुष को बुलाता और ट्रक को भी पवित्र करा लेता। लेकिन ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था। लेकिन दोस्त चिंता मत करो, इसका भी उपाय मेरे पास में है। मैं कल ही जाकर के ज्ञानी पुरुष को बुलाऊंगा जो इन्होंने काम किया है। आइए, ट्रक का भी अब एक तरह से जो भी प्रेतात्मा उसमें बैठती है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। तब मैं मान जाता हूँ कि चलो ठीक है। इसके बाद अपने घर आ जाता हूँ। ये बात अपने परिवार को नहीं बताता हूँ। जब मैं 2 दिन के बाद उनके घर पहुँचता हूँ, अपने दोस्त के घर, सुधीर के घर, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक साधु बाबा आए हुए हैं। काला कपड़ा में थे वो, गले में बहुत सारा माला वगैरह लाए हुए थे और ट्रक का अब शुद्धिकरण कर रहे थे। आखिरकार जब उनका पूजा पाठ खत्म होता है तब सुधीर को कहते हैं कि अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो जो प्रेतात्मा थी मैंने उसको दूर भगा दिया।
अब तेरे ट्रक के आसपास में बिल्कुल नहीं मंडराएगी। चाहे कोई भी तुम्हारा ट्रक को चलाए, वो तुम्हारे ट्रक के अंदर आ ही नहीं सकती। मैंने ऐसा उपाय कर दिया है। मैं भी अपने आंखों से देखा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। तब मेरा दोस्त कहने लगा, तुमने देख लिया ना, यही ज्ञानी बाबा थे, इन्होंने मेरे साथ ये सब किया था। तब मैं अभी तक अपने घर में सुरक्षित हूँ। और अगर ऐसा नहीं करते तो शायद मैं कहीं और होता। मैं जो डरा हुआ था ना, आखिरकार ये सब पूजा पाठ हो जाता है। तब मुझे लगता है कि अब तो कोई बात ही नहीं है। फिर मैं वो ट्रक चलाने लगता हूँ। लेकिन अब तक जितनी मैं दिन ट्रक चलाया था उस सुधीर भाई का, तब तक वो प्रेतात्मा मेरे केबिन में बिल्कुल नहीं दिखाई दिया था। मतलब वो तंत्र मंत्र जो बाबा ने किया था बिल्कुल काम किया था। तंत्र मंत्र के वजह से ही वो मेरा ट्रक को छोड़ दिया था। इसके बाद मैं अमीर तो नहीं बन सका। अगर वो बात अपने अंदर छिपा के रखता, हो सकता है कि मुझे धन दौलत दे सकती थी, लेकिन अब वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई थी तंत्र मंत्र की वजह से। अगर मैं नहीं डरता तो शायद मैं आज धनवान बना होता, खुद का अपना ट्रक होता, ना जाने क्या क्या होता। अगर मैं डरता नहीं तो। वो कह रही थी कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस उसको क्या चाहिए था? भोजन, दारू और मैं। लेकिन मैं अपने लिए बहुत डरता था कि प्रेतात्मा है, ना जाने कब इसका मूड बिगड़ जाए, ये मेरे साथ में क्या कर बैठे। इसलिए मैं डर गया था। नहीं तो आज मैं खुद, मेरे पास में कई गाड़ियाँ होती, जो चाहता मैं सब कुछ करवा सकता था उस औरत से। लेकिन मैंने उस टाइम में ये जो फैसला लिया, कितना सही था और कितना गलत था, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी ओम प्रकाश जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।